नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। देखते हैं कि 1757 में प्लासी विजय के बाद से लेके और भारत की आज़ादी 1947 तक देशी राज्य, कंपनी और ब्रिटिश सरकार की तरफ विभिन्न नीतियां बनाई जाती है। उसी के बारे में हम लोग आज इस क्लास में बात करेंगे, जिसकी चर्चा है ली वार्नर का एक पुस्तक है जिसका नाम है द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। इसी में उसकी चर्चा है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को टैप कर दे, जिससे आपकी जो भी नए वीडियो बनेंगे आपको यूट्यूब पे सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखते हैं देशी राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति, जिसकी चर्चा ली वार्नर अपने पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में करते हैं। यह पुस्तक लिखे थे कब? 1910 में। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले रिंग फेस या घेरे या मध्य राज की संधि, जो कि 1757 से 1813 तक एक्टिव था, मतलब इसका काल था। ठीक है, समय था। देखते हैं रिंग फेस या घेरे मध्य राज संधि जो है, तो देखते हैं कि इसकी शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स, यह गवर्नर जनरल था भारत का, जिसका समय था 1772 से लेकर 85 तक। इसका समय, इसका प्रारंभ दिखाई पड़ता है, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय इसका प्रारंभ दिखाई पड़ता है। जैसे बंगाल राज्य की रक्षा करने के लिए अवध का रक्षा ये लोग अपने जिम्मे उठाते हैं, खर्चा उठाते हैं, क्योंकि जिससे बंगाल की रक्षा किया जा सके मराठा और अफगान से। जैसे मान लीजिए ये बंगाल राज हो गया, ये बंगाल हो गया इसका अंग्रेज का, और यहाँ पे अवध, और यहाँ पे मराठा हो गया, ये अफगान हो गया। इससे रक्षा के लिए इन लोगों ने क्या किया, इसका जिम्मा उठा लिया, इस अवध का। ठीक है, और जिससे अफगान और मराठा अगर अटैक करेंगे तो पहले तो इस पे करेंगे तभी तो यहाँ आएंगे, इसलिए इसका उठाया, जिससे बंगाल को रक्षा किया जा सके। तो यही था सहायक संधि। तो देखते हैं कि इसका व्यापक रुख लॉर्ड वेलेस्ली के समय, जिसका समय था 1798 से 1805 तक, लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का या भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, ने अपने सहायक संधि की नीति द्वारा व्यवस्थित आधार प्रदान किया, जिसके बाद कई राज्य अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी पर आश्रित हो गए। मतलब सहायक संधि का जो व्यवस्थित रूप था वारेन हेस्टिंग्स के समय तो बस इसकी शुरुआत देखा जा सकता है, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली के समय इसका व्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, और जिसके बाद कई राज्य इस पे निर्भर हो गए, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी पे आश्रित हो गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सहायक संधि प्रभावित प्रमुख राज्य, मतलब सहायक संधि के किन किन राज्यों को मिलाया गया, तो उसको हम लोग क्रम में देख लेते हैं। जैसे हैदराबाद सबसे पहली बार मिलाया गया 1798 में। ठीक है, उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, उसके बाद पेशवा है, सिंधिया है और ग्वालियर है, इस सब के साथ संधि किए थे। तो प्रमुख यही है, इसे याद रखिएगा। इसे आप इसे भी ट्रिक कर सकते हैं, HMT, जैसे H से हो गया हैदराबाद, M से हो गया मैसूर, H से T से तंजौर, उसके बाद अवध। इस तरह से देखते हैं कि इन लोग के साथ सहायक संधि किए थे। तो हम लोग देख लिए कि सहायक संधि कैसे किए थे। तो इसकी शुरुआत देखा जाता है वारेन हेस्टिंग्स के समय, और लॉर्ड वेलेस्ली का व्यवस्थित आधार प्रदान करते हैं। और जैसे कौन कौन से राज्य आश्रित हुए, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहली बार सहायक संधि की बात अगर करें कौन किए थे भारत में हस्तक्षेप, तो वो हो जाएंगे डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे। वो सबसे पहली बार डुप्ले ही थे जो इस सहायक संधि का काम शुरुआत किए थे। तो डुप्ले अगर ऑप्शन में रहा तो डुप्ले मारिए सबसे पहले बार, तो डुप्ले। अगर ऐसे देखा जाए ब्रिटिश में तो बजेंगे वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रारंभ देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, जिसकी समय था 1813 से 1857। तो इस चरण में ब्रिटिश प्रभाव और शक्तिशाली हुआ और विकास हुआ ब्रिटिश प्रभाव का। इसकी शुरुआत हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका समय था 1813 से 23 तक। ठीक है, तो इसी के समय इनका शुरुआत होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। और इसका मतलब व्यापक रूप देखने को मिलता है लॉर्ड डलहौजी के समय हड़प नीति। ठीक है, तो अब हम लोग हड़प नीति देखते हैं, जिसका मतलब व्यापक रूप था अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का। तो अब हम लोग देखते हैं हड़प नीति। तो यह व्यापकगत सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ठीक है, व्यापकगत सिद्धांत। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जिसका समय था 1847 से 1856, इसके समय हड़प नीति का सर्वाधिक चर्चित नीति था हड़प नीति, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी इसका जन्मदाता नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व भी, मतलब इससे पूर्व भी गोद निषेध के सिद्धांत पे
कई राज्यों को मतलब मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, या उस पर प्रभाव स्थापित किया गया ब्रिटिश का, ठीक है। इसलिए लॉर्ड डलहौजी का इसको जन्मदाता नहीं माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी बस ये काम किए कि इस सिद्धांत को बहुत कुशलता पूर्वक और व्यवस्थित रूप से इसको प्रभावी किए। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को व्यवस्थित रूप से प्रभावी किए, उसी तरह डलहौजी ने हड़प नीति को बहुत कुशलता पूर्वक और बहुत व्यवस्थित रूप में स्थापित किए थे, ठीक है। इस नियम का प्रमुख आधार था वे रजवाड़े जो किसी नियंत्रण में नहीं थे। वे रजवाड़े जो किसी नियंत्रण में नहीं थे, न ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। मतलब वो न ब्रिटिश नियंत्रण में थे, न किसी को कर देते थे, तो वो बिना ब्रिटिश की अनुमति के, अंग्रेज की अनुमति के, यहाँ हस्तक्षेप के बिना वो अपना गोद ले सकते थे। बट दूसरा में है, जो राज्य मुगल सम्राट या पेशवा के नियंत्रण में था, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। मुगल सम्राट और पेशवा के नियंत्रण में जो राज्य था, उसे गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। और तीसरा है, वे रियासतें जिसका निर्माण अंग्रेजी शासन ने किया, अंग्रेजी सरकार ने किया या अंग्रेजों ने किया था, उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो जिसका मतलब निर्माण अंग्रेज किए थे, उसके गोद लेने का अनुमति नहीं था। अगर मान लीजिए कि वो गोद ले लिए, तो उसे उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 आधार थे, और इसी नियम के आधार पर कई राज्यों को हड़पा गया। तो हड़पा गया राज्य में कौन थे, तो देख लेते क्रम से है। सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, झांसी 1853 में, नागपुर और इत्यादि थे। तो इसको क्रम में याद जरूर रखिएगा, डेट से। सतारा 1848, जैतपुर, संभलपुर 1849, झांसी 1853। इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा। इसे क्रम बनाया जाए तो सतारा के लिए एस, जे एस, फिर झांसी का जे और नागपुर, इस तरह से इसको इस तरह ट्रिक बना के याद रखिएगा। तो देखते हैं कि हड़प नीति के बाद अधीनस्थ संघ की नीति बनाई जाती है, जो 1858 से 1835 तक रहता है, इसका टेन्योर, ठीक है। तो 1858 के एक्ट के तहत कंपनी का शासन समाप्त हुआ तथा शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब 1858 के एक्ट के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अब शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ जाती है, ठीक है। सम्राट ने विलय की नीति को त्याग दिया। विलय की नीति को त्यागने का मतलब ये था क्योंकि उसने 1857 के विद्रोह को देख चुका था, उस मतलब हड़प नीति के खिलाफ, ठीक है। हड़प नीति के खिलाफ था, और भी कुछ शोषण था जो भारतीयों के साथ होता था, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। उसी के दुष्प्रभाव को देखते हुए सम्राट ने विलय की नीति को त्याग दिया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इस चरण में सरकार रियासतों और अधीनस्थ रियासतों को एक अधीनस्थ संघ की तरह देखता था। मतलब जितना भी रियासत थे ना, उसको अधीनस्थ संघ की तरह देखता था, ठीक है, सम्राट। और इस दृष्टि से 1921 में नरेश मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया जाता है, जिसका काम था रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच मतलब संबंध स्थापित करना। मतलब उसके मतलब एक दूसरे का मतलब जो होता है ना, संबंध को बना के रखने के लिए एक सलाहकारी समिति के रूप में इसको मंडल को बनाया गया था, नरेश मंडल को, ठीक है। तो इस तरह के बाद समान संघ की नीति आती है, जो 1935 से 1947 तक इसका समय था, और 1935 के एक्ट के प्रावधानों के तहत इसे लाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इस तरह से देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति देखे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।